अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम ज़ैन अब्दुल समद है। मैं सीए फैकल्टी तबानीज़ में पढ़ाता हूँ पिछले 5 साल से। क्यूटी का सब्जेक्ट जिसमें स्टैट्स का पोर्शन भी है और मैथ्स का पोर्शन भी है। स्टैट्स के मैं 3 चैप्टर्स पढ़ाता हूँ, काउंटिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और आज की वीडियो का यही मकसद है कि यही 3 चैप्टर डिस्कस किए जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, जिसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ऑब्वियसली बात है क्लास में हमने बहुत सारी चीज़ें की हुई भी है, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, काउंटिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के। बाकी मैथ्स के पोर्शन के दो चैप्टर्स हैं, उनकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा काउंटिंग टेक्निक से। सही है, तो काउंटिंग टेक्निक्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, सबके कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले, मैं उनको सॉल्व करता हूँ। सही है, ताकि आप देख लो, आपके लिए अच्छा रहेगा एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करते हैं हम काउंटिंग टेक्निक से। ये मेरे पास काउंटिंग टेक्निक्स के सवाल ऑन है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, अ वर्ड बाइनोमियल वॉज गिवन टू कैलकुलेट इन हाउ मैनी वेज ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर। ठीक है बेटा, ऑल वॉवेल्स कम टुगेदर, इसका मतलब बेटा सवाल किसका हो गया? सवाल हमारे पास हो गया परमुटेशन का। एक मिनट बेटा, हाँ बेटा, सवाल हमारे पास हो गया किसका? परमुटेशन का। सही है, और ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 सवाल परमुटेशन का है। वर्ड हमें दिया हुआ है बेटा बाइनोमियल, और परमुटेशन के सवाल में सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये सवाल डिस्टिंक्ट परमुटेशन का है कि नॉट डिस्टिंक्ट परमुटेशन का है। डिस्टिंक्ट परमुटेशन क्या होती है? जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं हो रहा होता, और नॉट डिस्टिंक्ट क्या होती है? जिसमें ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा होता है। इसमें हमारे पास आई रिपीट हो रहा है और आई 2 बार आ रहा है, तो ये सवाल किसका हो गया? नॉट डिस्टिंक्ट परमुटेशन का। ठीक है बेटा, नॉट डिस्टिंक्ट परमुटेशन का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन वन फैक्टोरियल इंटू एन टू फैक्टोरियल, यानी जो ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहा है उसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब इसमें कंडीशन क्या है? वॉवल्स कम टुगेदर। वॉवल्स कम टुगेदर, तो हम एक कंप्लीट बॉक्स किसका बनाएंगे बेटा? वॉवल्स का बनाएंगे। ये हमारा कंप्लीट बॉक्स किसका हो गया? वॉवल्स का हो गया। वॉवल्स में हमारे पास है आई ओ आई ए, यानी 4 वॉवल्स हैं, और फिर हम आगे कॉन्सोनेंट्स के 4 बॉक्सेस बना देंगे। एक बी का आ गया, एक एन का आ गया, एक एम का आ गया और एक एल का आ गया। टोटल बॉक्सेस को हम काउंट करेंगे। टोटल बॉक्सेस हमारे पास हैं 5, 1 2 3 4 एंड 5। जितने बॉक्सेस उतना फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब हम जाएंगे इस वॉवल के बॉक्स में। इस वॉवल के बॉक्स में हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं? 4 वॉवल्स हैं, आई ओ आई ए। सही है बेटा, ये 4 वॉवल्स हैं हमारे पास, आई ओ आई ए। तो इसका मतलब 4 ऑब्जेक्ट हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, जिसमें 2 ऑब्जेक्ट क्या हो रहे हैं बेटा? रिपीट हो रहे हैं, तो हम डिवाइड कर देंगे 2 फैक्टोरियल से। तो 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है बेटा ये चीज़? ठीक है बेटा, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड, which is find in how many ways one can choose from the given packages। 3 पैकेज हमें गिवन है, कॉल पैकेज, इंटरनेट पैकेज एंड मैसेज पैकेज। कॉल पैकेज में हमारे पास 3 ऑप्शन है, ₹3 पर मिनट, ₹15, ₹10। इसी तरह इंटरनेट पैकेज में हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। इसी तरह मैसेज पैकेज में हमारे पास 4 ऑप्शन है। सवाल में उसने बोला है कि इन गिवन पैकेजेस में से हमें चूज करना है, बताया हुआ नहीं है उसने कितना चूज करना है। अच्छा, चूज करना है तो सवाल किसका हो जाएगा? कॉम्बिनेशन का। सवाल कॉम्बिनेशन का होगा तो फॉर्मूला क्या अप्लाई होगा? एनसीआर अप्लाई होगा, पर उसने कुछ बताया नहीं है, सवाल साइलेंट है। तो आप लोगों को याद भी होगा, जिन्होंने मुझसे पढ़ा है, वो पार्टी वाली एग्जाम्पल सबको याद होगी। पार्टी वाली एग्जाम्पल वो साइलेंट थी। जब साइलेंट थी तो हर किसी में से हमें कितने सेलेक्ट करने हैं? एक सेलेक्ट करने हैं, यानी एक कॉल पैकेज सेलेक्ट होगा, एक इंटरनेट पैकेज सेलेक्ट होगा और एक मैसेज पैकेज सेलेक्ट होगा। कॉल पैकेज में 3 ऑप्शन है, इंटरनेट में भी 3 है, और मैसेज में कितने हैं? 4। तो आंसर हमारा होगा 3C1, 3C1 एंड 4C1, और आंसर्स को हम क्या कर देंगे बेटा? मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 सही है, ये हो जाएगा हमारे पास। सबसे पहले तो कॉल पैकेज 3 में से एक को सेलेक्ट करेंगे, देन इंटरनेट पैकेज वो भी 3 में से एक सेलेक्ट होगा, देन मैसेज पैकेज वो 4 में से एक सेलेक्ट होगा। आंसर्स को क्या करवा देंगे?
मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब आप मल्टीप्लाई करवा दोगे आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल तरीका है। सही है, इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, पर ऑब्वियस ही बात है बेटा कि हम सेलेक्ट कितनी करेंगे, एक। वही पार्टी वाली एग्जाम्पल अपने दिमाग में लाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट होता है। इसी तरह बॉक्स बना हुआ होता है, बॉक्स को गौर से देखना कि किस पैकेज के कितने ऑप्शंस गिवन हैं। सही है, ये 3 रुपये, 15 रुपये, 4 रुपये, इसका कोई मायने नहीं है, सिर्फ हमें ऑप्शंस चेक करने हैं कि कितने किस्म के ऑप्शन या कितने किस्म की चॉइसेस गिवन है, और हमें सेलेक्ट कितना करना है। ऑब्वियस सी बात है, एक ही सेलेक्ट करेंगे, एक से ज़्यादा हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे तो पहला वाला ओवरकम हो जाएगा। क्लियर है बेटा ये चीज़? सही है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है बेटा, in a factory there are 6 skilled workers and 4 unskilled workers. In how many ways that the 2 workers selected such that there is at least 1 skilled worker? फिर सवाल किसका है बेटा? सिलेक्शन का है। और अब हम सवाल में उसने लिख दिया है कि हम 2 वर्कर्स को सिलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें से कम 1 स्किल्ड वर्कर होना चाहिए, और टोटल हमारे पास 6 स्किल्ड है और 4 क्या है? अनस्किल्ड है। सही है, तो अब इसका सोल्यूशन करते हैं। ये एटलीस्ट वाला सवाल है, तो इसमें ब्रेकअप बनाना पड़ेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, एटलीस्ट 1 स्किल्ड लेबर उसने बोला है, तो इसका मतलब या तो 1 स्किल्ड होगा या तो 1 से ज्यादा होगा। तो मैं लिख देता हूं 1 स्किल्ड या 2 स्किल्ड। 2 से ज़्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि हम टोटल सिलेक्शन कितनी कर रहे हैं? 2, और जब टोटल सिलेक्शन 2 कर रहे हैं तो हर कॉम्बिनेशन में 2 लोग सेलेक्ट होने चाहिए। तो पहले वाले में 1 स्किल्ड है, तो बाकी एक क्या हो जाएगा बेटा? नॉट स्किल्ड। और दूसरे वाले में दोनों स्किल्ड हैं, तो नॉट स्किल्ड के लिए कोई भी जगह नहीं बची। अब स्किल्ड में से स्किल्ड को सेलेक्ट करेंगे, नॉट स्किल्ड में से नॉट स्किल्ड को सेलेक्ट करेंगे, और आंसर्स को एंड लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे, और लिखा हुआ है तो प्लस करेंगे। तो हमारे पास सवाल में, फिर दोबारा सवाल पे जाता हूँ, हमारे पास 6 स्किल्ड हैं और 4 क्या हैं? अनस्किल्ड। तो 6 में से स्किल्ड जाएंगे, सेलेक्ट होंगे, और 4 में से अनस्किल्ड सेलेक्ट होंगे। तो बेटा 6 में से 1 आ गया हमारे पास स्किल्ड, एंड का मतलब हो गया मल्टीप्लाई। 4 में से 1 आ गया नॉट स्किल्ड या अनस्किल्ड। ये हमारा पहला पेयर हुआ, जिसमें सिलेक्शन हो गई 2, और का मतलब होता है प्लस, और 2 स्किल्ड हैं, तो बेटा 6 में से हम 2 स्किल्ड सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें नॉट स्किल्ड का कोई भी काम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम कितने स्किल्ड सेलेक्ट कर रहे हैं? 2 कर रहे हैं, और हमें सेलेक्ट भी कितने करने? 2 करने। तो 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C1 प्लस 6C2। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। अ बॉक्स कंटेन्स 6 ब्लू इंक पेन्स and 4 red ink pens. In how many ways can 3 pens be drawn in order to get 1 blue ink pen? सही है, तो ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसमें एग्जैक्टली हमें लिखा हुआ नहीं है एग्जैक्टली, पर ऑब्वियस सी बात है एटलीस्ट नहीं लिखा हुआ, तो एग्जैक्टली का सवाल होगा। तो एग्जैक्टली 1 ब्लू पेन हमें सेलेक्ट करनी है। सही, और टोटल हम कितनी पेन सेलेक्ट कर रहे हैं? 3 पेन सेलेक्ट कर रहे हैं। 6 हमारे पास ब्लू हैं, 4 हमारे पास रेड हैं। अगर मुझे 1 ब्लू सेलेक्ट करनी है, तो बाकी जो 2 होंगी वो होंगी अदर देन ब्लू। अब इसमें अदर देन ब्लू में सिर्फ और सिर्फ क्या है? हमारे पास रेड है, तो बाकी 2 हम किस में से सेलेक्ट करेंगे? रेड में से सेलेक्ट करेंगे। 6 हमारे पास ब्लू हैं, 4 हमारे पास रेड हैं, हमें 1 ब्लू इंक सेलेक्ट करनी है। सही है, तो इसका मतलब 6 में से हम 1 सेलेक्ट करेंगे, और बाकी 4 में से कितनी सेलेक्ट करेंगे? 2, क्योंकि टोटल सिलेक्शन हमारे पास कितनी है? 3 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास टोटल सिलेक्शन हमें 1 करनी है। 6 ब्लू है, 6 में से 1 ब्लू सेलेक्ट करेंगे, और 4 में से 2 रेड सेलेक्ट कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C2। ये मैंने बेटा ब्लू सेलेक्ट किए हैं, और ये मैंने क्या सेलेक्ट किए हैं? रेड। सवाल में उसने लिखा था कि ब्लू 1 होनी चाहिए, तो मैंने 1 ब्लू सेलेक्ट की है, 6 में से 1 ब्लू, और टोटल सिलेक्शन 3 थी, तो बाकी 2 ऑब्वियस ही बात है अदर देन ब्लू हो जाएंगी, और अदर देन ब्लू में इस सवाल में क्या है? रेड। तो 6C1 मल्टीप्लाई बाय 4C2। अगेन ये सवाल किसका था? कॉम्बिनेशन का था। ठीक है बेटा। नंबर 4th is from a 3-digit number from 1456879 such that it can be divisible by 2 without replacement.
सही बेटा, ये नंबर फॉर्मेशन का सवाल है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, ऐसा नंबर जो डिविजिबल बाय 2 हो। सवाल विद रिप्लेसमेंट का भी हो सकता है, विदाउट का भी हो सकता है। अगर सवाल में कुछ ना लिखा हो तो सवाल किसका होता है, विदाउट का होता है। और इसमें तो ऑब्वियस बातें लिख दिया है विदाउट रिप्लेसमेंट, तो हम विदाउट रिप्लेसमेंट से करेंगे। हमारे पास पहले तो ऑप्शंस कितने हैं ये चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल हमारे पास बेटा 7 हमारे पास डिजिट्स है। इन 7 नंबर्स को हमें यूज करते हुए एक 3 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। और वो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले तो 3 डिजिट नंबर है तो हम पोजीशंस ऑन कर देंगे, और पोजीशंस हमारे पास हैं, पोजीशंस हमारे पास हैं बेटा 3 पोजीशंस है तो 100, 10th एंड यूनिट। डिविजिबल बाय 2 है तो डिविजिबल बाय 2 की कंडीशन क्या है कि यूनिट प्लेस बेटा हमेशा यूनिट प्लेस में कौन सा नंबर आएगा, इवन नंबर। ये कंडीशन होती है डिविजिबल बाय 2 की, के यूनिट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर्स आएंगे, इवन नंबर्स। अब हमारे पास चॉइसेस में इवन नंबर्स कौन कौन से मौजूद है, हमारे पास टोटल चॉइसेस हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 चॉइसेस हैं, जिसमें से 4 6 एंड 8 3 हमारे पास इवन नंबर्स हैं। कौन कौन से हमारे पास हैं, 4 6 एंड 8। तो 3 में से कोई एक आएगा, तो यूनिट प्लेस में चॉइसेस कितनी हो गई हमारे पास, 3 हो गई। टोटल ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने थे, 7 थे। एक हमने यूनिट प्लेस में यूज कर दिया क्योंकि सवाल किसका है, विदाउट रिपीटेशन का है। एक हमने यूज कर दिया बेटा, तो 100 प्लेस में अब हमारे पास कितनी चॉइसेस हो जाएंगी, 6। एक यहाँ यूज हो गया, कितनी हो जाएंगी, 5। इन तीनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 डिजिट नंबर डेट आर डिविजिबल बाय 2। और सवाल है विदाउट रिप्लेसमेंट का, मतलब सवाल विदाउट रिपीटेशन का है। यूनिट प्लेस में बेटा डिविजिबल बाय 2 के लिए इवन नंबर्स आएंगे विच इज 4 6 8, जो हमारे पास चॉइसेस में अवेलेबल है। वैसे तो 2 और 0 भी इवन नंबर काउंट होता है, पर इसमें 4 6 8 हमारे पास अवेलेबल है, तो 3 में से कोई एक यूनिट प्लेस में आ जाएगा। टोटल 7 थे हमारे पास, एक यूनिट प्लेस में यूज हो गया तो कितने रह गए, 6। 100 प्लेस के लिए 6 रह गए, एक यहाँ यूज हो गया तो फिर कितने रह गए, 5 रह गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा इसमें 2 बार लिख दिया है, ठीक है। तो मैं इसको भी कर देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 ही कर देता हूं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स एंड 4 वॉवेल्स हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वॉवेल्स कैन बी फॉर्म। इसको हमने क्लास में भी देखा था क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, सही है, क्योंकि इसमें बेटा 2 चीजें हो रही हैं, इसमें सिलेक्शन भी हो रही है और इसमें अरेंजमेंट भी हो रही है, यानी इसमें कॉम्बिनेशन भी लगेगा और इसमें परमुटेशन भी लगेगा। सवाल में उसने बोला है कि 7 कॉन्सोनेंट और 4 वॉवेल्स में से हमें एक ऐसा वर्ड बनाना है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवेल्स होने चाहिए। तो सबसे पहला काम करेंगे हम, कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट सेलेक्ट करेंगे, 4 वॉवेल्स में से 2 वॉवेल्स सेलेक्ट करेंगे। पहले तो ये हम सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उस वर्ड को फॉर्म करेंगे। तो इसका मतलब पहले हमें सेलेक्ट करना है, फिर हमें फॉर्मेशन करनी है। सिलेक्शन में कॉम्बिनेशन और फॉर्मेशन में क्या लगता है, परमुटेशन लगती है। ठीक है बेटा, तो 7 में से हम कॉन्सोनेंट पे जाते हैं, तो पहले हम सेलेक्ट करेंगे 7 आउट ऑफ 3 कॉन्सोनेंट, देन 4 आउट ऑफ 2 वॉवेल्स। इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ये तो सिलेक्शन हो गई 7C3 मल्टीप्लाई बाय 4C2, सही बेटा। तो ये हमारे पास टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स आ गए, टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स आ गए, 3 कॉन्सोनेंट्स और 2 वॉवेल्स। अब मेरे पास 5 ऑब्जेक्ट्स आ गए, अब मुझे वर्ड बनाना है। मुझे वर्ड बनाना है तो सवाल में मैं चेक करूंगा पोजीशंस कितनी है। पोजीशंस उसने बताई नहीं है, सिर्फ उसने बोला है वर्ड फॉर्म करना है जिसमें 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल्स होने चाहिए। इसका मतलब पोजीशन 5 हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी हमारे पास क्या है, 5। और जब ऑब्जेक्ट्स और पोजीशन सेम होती है तो आंसर क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो मल्टीप्लाई बाय मैं क्या कर दूंगा, 5 फैक्टोरियल। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7C3 इंटू 4C2 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। ये याद रखना क्योंकि हमें वर्ड बनाना है। अगर सिर्फ वो बोलता कि 3 कॉन्सोनेंट और 2 वॉवेल सेलेक्ट करने तो फिर आंसर 7C3 इंटू 4C2 होता, पर उसने बोला है कि वर्ड फॉर्मेशन करनी है तो हम आंसर को फैक्टोरियल से क्या करवाएंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो काउंटिंग टेक्निक का लास्ट क्वेश्चन है। From the numbers 1 to 9, you are required to make a 3-digit number which is divisible by 5. How many arrangements are possible? फिर वही 3-digit नंबर वाला सवाल है, पर इस बार उसने बोला है कि नंबर होना चाहिए डिविजिबल बाय 5।
और मैं कौन से नंबर्स यूज़ कर सकता हूँ 1 से लेकर 9 तक, यानी टोटल मेरे पास 9 ऑप्शन है। अच्छी बात यह है कि 0 हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ज़्यादातर पेपर में वो सवाल आते ही हैं नंबर फॉर्मेशन के, उसमें 0 नहीं होता, तो ज़िंदगी थोड़ी हमारी आसान रहती है। हाउ मैनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, वही हमें बेटा अरेंजमेंट्स करनी है, यानी नंबर फॉर्मेशन करना है। उसी तरह हम करेंगे, पहले हम पोजीशंस ऑन करेंगे 100, 10, 10 यूनिट, क्योंकि 3 डिजिट नंबर चाहिए हमें। सही, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, पहले मैंने पोजीशन ऑन कर दी 100, 10 एंड यूनिट। ठीक है बेटा, अब डिविजिबल बाय 5 है, तो डिविजिबल बाय 5 भी कहाँ से स्टार्ट होता है बेटा, यूनिट प्लेस से। और उसकी कंडीशन क्या होती है कि यूनिट प्लेस में सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर आएंगे, 2 नंबर्स आएंगे, एक 0 आ सकता है और एक 5 आ सकता है, क्योंकि डिविजिबल बाय 5 वो नंबर होते हैं, अगर हम 5 का टेबल रीड करें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड सो ऑन। तो बेटा उसमें 2 चीज़ें कॉमन है, या तो यूनिट प्लेस में 0 आ रहा है या तो यूनिट प्लेस में 5 आ रहा है। तो यूनिट प्लेस में या तो 0 आ सकता है या तो यूनिट प्लेस में क्या आ सकता है, 5 आ सकता है। मेरे पास सवाल में 1 से लेकर 9 तक मैं नंबर यूज कर सकता हूं, तो 0 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो 0 को तो कैंसिल कर देता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा यूनिट प्लेस में कितनी चॉइसेस रह गई, एक चॉइस रह गई, तो यूनिट प्लेस में तो मैंने लिख दिया 1। अब सवाल चेक करेंगे, सवाल विद रिपीटेशन का है कि विदाउट रिपीटेशन का है। तो बेटा इस सवाल में उसने कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ, जब कहीं भी कुछ नहीं लिखा होता तो सवाल किसका हो जाता है, विदाउट रिपीटेशन का। विदाउट रिपीटेशन का है, एक यहां पर यूज हो गया, 9 में से एक यूज हो गया, टोटल कितने रह गए 8, फिर एक यूज हो गया तो कितने रह गए 7। आंसर हो गया बेटा 8 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1। क्लियर है बेटा ये चीज। तो ये हमारे काउंटिंग टेक्निक का पार्ट क्या हुआ, खत्म हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली बात है और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी नज़र में बेटा ये क्वेश्चन थे, तो इनको ज़्यादा फोकस करना, ऐसा नहीं है कि बाकी नहीं करना है। सही है, ये वो सवाल हैं जो बिल्कुल एंड में आप 1, 2, 3 पहले आप सिर्फ बस देखते हुए चले जाओ, तो ये वो सवाल है, उसके लिए ये वीडियो बनाई गई है बेटा। तो ये 6 सवाल हैं बेटा काउंटिंग टेक्निक्स के। हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, फिर वर्कशॉप में भी हमने बहुत सारे सवाल किए थे, पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे हिसाब से बेटा ये 6 सवाल है जो मैंने यहाँ आपको डिटेल में करवा दी है। क्लियर है बेटा ये चीज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, विच इज़ प्रोबेबिलिटी। सही है बेटा, तो हम प्रोबेबिलिटी पे आते हैं। मैं फाइल ओपन कर देता हूँ प्रोबेबिलिटी की बेटा। ठीक है बेटा, अब हम आते हैं ये प्रोबेबिलिटी। सही है भाई, प्रोबेबिलिटी के भी अराउंड हमारे पास 15-16 क्वेश्चंस हैं प्रोबेबिलिटी के। स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी एक लेंथी टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें प्रोबेबिलिटी में है। सही है, पहले बेसिक प्रोबेबिलिटीज़ है, फिर कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी है, फिर हमारे पास डिपेंडेंट, इवेंट, इंडिपेंडेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इसके बाद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, पर ये 16-17 सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये 16-17 सवाल में वो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, यानी सारी चीज़ों के सवाल इसमें मौजूद हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी को, और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एज इट इज़ आता है पेपर में, मतलब बिल्कुल एज इट इज़ आता है। सेम रिक्वायरमेंट, सेम क्वेश्चन, सेम वैल्यूज़, सेम आंसर। सही है, तो ये बिल्कुल एज इट इज़ आता है क्वेश्चन। सही है, फॉलोइंग डाटा इज गिवन। गोल्स हमारे पास हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड ग्रेटर देन 5, और उन गोल्स की प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.05, 0.2, 0.15, 15, 0.3, 0.05 एंड 0.1। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ को अगर आप सम करोगे तो आंसर 1 या 100% के बराबर आएगा, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है 100%। तो ये हर गोल की अलग अलग प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और रिक्वायरमेंट में उससे बोला है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट देयर वुड बी टोटल 5 गोल्स इन 2 मैचेस। यानी 2 मैचेस में हमें 5 गोल्स लगाने हैं, यानी 2 मैचेस में कंबाइन करके हमें 5 गोल्स लगाने हैं। ठीक है बेटा, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे सवालों में ये बेसिकली हमारे पास ना लॉज ऑफ प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है, और ऐसे सवालों में हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन कौन से पेयर्स बनाने हैं।
सवाल और का है कि सवाल एंड का है। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सवाल होते हैं जिसमें हमें खुद पेयर्स बनाने होते हैं। तो पहले मैं पेयर्स बनाऊंगा और फिर इन पेयर्स की प्रोबेबिलिटीज को पुट करूंगा। प्रोबेबिलिटीज हमें सारी गिवन है, तो प्रोबेबिलिटीज में कोई मसला नहीं है, हमें प्रोबेबिलिटी किसी की फाइंड आउट नहीं करनी। प्रोबेबिलिटीज ऑलरेडी हर गोल की गिवन है। मुझे सिर्फ पेयर्स बनाने हैं कि 2 मैचेस में मैं 5 गोल्स किस तरीके से मार सकता हूं। तो हम पेयर्स बनाते हैं और फिर उनकी प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, 5 गोल्स इन 2 मैचेस। तो अब हम पेयर बनाते हैं। पेयर किस तरीके से बनाएंगे सर? 2 मैचेस में 5 गोल्स किस तरह लगेंगे? सिंपल है सर, पहले मैच में मैं 1 गोल मार दूं और दूसरे मैच में मैं 4 गोल्स मार दूं। तो इसका मतलब पहला पेयर क्या हो गया? 1 and 4। सही है बेटा, टोटल मिला के कितने हो गए? 5 गोल्स। इसी को रिवर्स कर दो, पहले में 1 और दूसरे में 4। सही है, पहले में 4 और दूसरे में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 4 and 1। ठीक है बेटा, दूसरा पेयर कुछ और बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। पहले मैच में हम 2 गोल्स लगाएं और दूसरे मैच में हम 3 गोल्स लगाएं, तो पेयर बन जाएगा हमारे पास 2 and 3। इसी तरह बेटा हमारे पास रिवर्स कर देंगे तो 3 and 2 बन गया। इसके अलावा कोई और बन सकता है? इसके अलावा भी बिल्कुल बन सकता है। इसके अलावा हमारे पास है पहले मैच में हम 1 भी गोल ना लगाए और दूसरे मैच में कितने गोल्स लगाएं? 5। तो हमारे पास पेयर बन जाएगा 0 and 5 और दूसरा हो जाएगा 5 and 0। इसके अलावा मेरे हिसाब से कोई और पेयर नहीं बन सकता 5 गोल्स का 2 मैचेस में। जरूरी नहीं है बेटा ये एज इट इज सवाल है, अभी तक तो एज इट इज आता है, पर चेंज कर सकता है। वो 4 गोल्स की बात कर ले तो पेयर्स अलग हो जाएंगे, 1-3, 3-1, 2-2, इस तरीके से 4-0, 0-4, तो डिफरेंट पेयर्स हो जाएंगे। तो याद रखना 2 मैचेस में कंबाइन करके हमें 5 गोल्स लगाने हैं। तो 1-4, 4-1, 2-3, 3-2, 0-5 एंड 5-0, बीच में एंड आ रहा है। सही है, तो एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। और ये जो डिफरेंट मैंने पेयर्स बनाए, इन डिफरेंट पेयर्स के बीच में क्या आएगा? और आएगा, क्योंकि या तो पहला वाला ब्रैकेट होगा, या तो दूसरा वाला ब्रैकेट होगा, या तो तीसरा वाला, या तो चौथा वाला, या तो पांचवा वाला, या तो छठा वाला। तो बीच में आएगा प्लस, और 1 and 4 के बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई। तो हम सिंपली बेटा एक चीज पहले तो देखेंगे, 1 and 4 और 4 and 1, इन दोनों का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। सॉल्व हमें दोनों को करना है, पर दोनों का आंसर एग्जैक्टली क्या होगा? सेम होगा। और हम उन दोनों को क्या करेंगे बेटा? ऐड करेंगे। सही है, पहले आते हैं हम 1 and 4 पे। तो 1 and 4 पे आएंगे हम बेटा, तो 1 and 4 पे हम लिख सकते हैं 1 की गोल की प्रोबेबिलिटी, ये हम सवाल पे चले जाएंगे। 1 गोल की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 0.2, और 4 गोल की कितनी है बेटा हमारे पास? 0.3। तो ये हो जाएगा बेटा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3। ये हो गया काम। बीच में आएगा प्लस। अब बेटा 4 and 1 है, तो पहले आएगा 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2। क्लियर हो गया बेटा ये चीज? 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं 2 and 3 गोल्स पे। 2 and 3 गोल्स हैं, तो बेटा हमारे पास 2 गोल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.15, और 3 गोल्स की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 0.15। दोनों की प्रोबेबिलिटीज को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 0.15 मल्टीप्लाई बाय 0.15। इसी तरह 3 and 2 है, तो रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर देंगे। रिवर्स करके भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटीज एग्जैक्टली क्या है? सेम। और बीच में कौन सी साइन आ जाएगी बेटा? प्लस साइन आ जाएगी। इसके बाद 0 and 5 गोल्स की प्रोबेबिलिटी, 0 गोल की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे पास 0.05, और 5 गोल की प्रोबेबिलिटी भी क्या है? 0.05। इन दोनों को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। पहले प्लस साइन आ जाएगी, 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05, इसको भी प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाय 0.05। इन प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करने के बाद क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसका आंसर है हमारे पास बेटा, ऑप्शन वैसे लिखा हुआ है, आंसर इसके हमारे पास है 0.17। ठीक है, आप सॉल्व करके चेक कर लेना, आंसर इसका क्या आएगा? 0.17। क्लियर है बेटा ये चीज़? तो सिंपल है, प्रोबेबिलिटीज़ को हमें
पहले गोल्स हमें डिसाइड करने हैं कि 2 मैचेस में 5 गोल्स किस तरह लगेंगे। जब हमारे पेयर्स बन जाएंगे उन पेयर्स की प्रोबेबिलिटीज़ को पुट करेंगे। सही है, एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई और का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। जब डिफरेंट हमने पेयर्स बनाए तो डिफरेंट पेयर्स के बीच में क्या आएगा, और आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, अ कंपनी ओन्स 2 मशीन्स। Machine A produces red toys whereas machine B produces blue toys. Defective units produced by machine A and B average 25% and 30% respectively, and their daily production is 20 and 30 units respectively. ठीक है, यहाँ तक अभी हमें डिसाइडेड नहीं है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड सवाल है, पर एटलीस्ट हमें ये पता चल गया कंपनी 2 टॉयज बनाती है, रेड एंड ब्लू। ठीक है बेटा, डिफेक्टिव यूनिट्स बाय मशीन ए, मशीन ए रेड बनाती है और मशीन बी ब्लू बनाती है। मशीन ए के डिफेक्टिव 25% है, जबकि बी के डिफेक्टिव कितने, 30% है, और टोटल प्रोडक्शन है 20 और 30। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि रेड के हम डिफेक्टिव को अलग कर लेते हैं, नॉन डिफेक्टिव को अलग कर लेते हैं, इसी तरह ब्लू के डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव को अलग कर लेते हैं। तो हम यहाँ जाते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। हमारे पास 2 हैं, एक है रेड और एक है ब्लू। ठीक है बेटा, ये आ गए रेड के डिफेक्टिव, यहाँ नॉन डिफेक्टिव लिख देता हूँ, और ब्लू के भी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे। ठीक है, अब टोटल भी कर लूँगा, एक तरीके से टेबल बना रहा हूँ मैं। सही है बेटा, तो हमारे पास रेड के 20 हैं और ब्लू के हमारे पास कितने हैं, 30 हैं। तो रेड के हमारे पास टोटल कितने हैं, 20, और ब्लू के हमारे पास टोटल कितने हैं, 30। अब आते हैं डिफेक्टिव पे। उसने बोला है 25% रेड के डिफेक्टिव हैं और 30% ब्लू के डिफेक्टिव हैं। तो हम 25% लेंगे, किसका 25% लेंगे, हम 20 का, क्योंकि रेड टोटल कितने हैं, 20 है। तो 20 का हमारे पास 25% कितना हो जाएगा बेटा, 5। तो नॉन डिफेक्टिव ऑटोमेटिकली कितने हो गए, 15। इसी तरह ब्लू का कितना परसेंट बोला था, 30%। तो बेटा 30 का 30% हम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाएगा, 21। सही, इसका मतलब टोटल डिफेक्टिव हो गए 14 और नॉन डिफेक्टिव हमारे पास कितने हो गए, 36। ये बेसिकली टोटल का कॉलम आ गया। क्लियर है, ये हमने टेबल में कन्वर्ट कर दिया सवाल को। अब हम आगे रीड करते हैं सवाल को। इफ द डेली प्रोडक्शन इज मिक्स्ड एंड 3 टॉयज आर सेलेक्टेड एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट। बेटा मोर देन वन ऑब्जेक्ट वाला सवाल आ गया। मोर देन वन ऑब्जेक्ट तो 4 केसेस होते हैं, या तो सवाल विथ रिप्लेसमेंट का होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट में पोजीशन स्पेसिफाइड नॉट स्पेसिफाइड, विदाउट में पोजीशन स्पेसिफाइड नॉट स्पेसिफाइड। तो इसमें उसने बोला है कि विदाउट रिप्लेसमेंट, तो विदाउट रिप्लेसमेंट है। अब हम चेक करेंगे या तो स्पेसिफाइड होगा या तो नॉट स्पेसिफाइड। नॉट स्पेसिफाइड हुआ तो कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी, और अगर स्पेसिफाइड हुआ तो फिर हम हर ऑब्जेक्ट को, हर सिलेक्शन को अलग अलग सेलेक्ट करेंगे और एक एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टॉय इज डिफेक्टिव, सेकेंड टॉय इज नॉट डिफेक्टिव, थर्ड टॉय इज डिफेक्टिव। पहला डिफेक्टिव, दूसरा नॉन डिफेक्टिव, तीसरा फिर क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव। किसी कलर की बात नहीं की उसने कि इस कलर का होना चाहिए या इस कलर का होना चाहिए, सिंपली उसने बात की है डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव्स की। तो कलर को तो हमें इग्नोर करना है, पर इसमें हमें यह चेक करना है पोजीशन स्पेसिफाइड है या नहीं। तो बेटा फर्स्ट टॉय, सेकंड एंड थर्ड, इसका मतलब पोजीशन क्या है, स्पेसिफाइड, इसका मतलब कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी नहीं लग सकता। तो फिर हम बेटा हर टॉय को अलग सेलेक्ट करेंगे और एक एक ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, लेस करेंगे। पहले उसने बोला है फर्स्ट टॉय इज डिफेक्टिव, तो बेटा पहला टॉय क्या होगा, हमारे पास डिफेक्टिव होगा। तो हमारे पास टोटल डिफेक्टिव कितने हैं, 14, और टोटल हमारे पास कितने हैं, 50 यूनिट्स हैं। तो बेटा फर्स्ट डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब ये हो गया 14/50। ये तो हो गया डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल आउटकम। सेकंड उसने क्या बोला है बेटा, सेकंड उसने बोला है नॉट डिफेक्टिव। सेकंड नॉट डिफेक्टिव बोला है उसने, तो नॉट डिफेक्टिव हमारे पास कितने हैं, 36। पर सवाल सर विदाउट रिप्लेसमेंट का है, तो एक ऑब्जेक्ट हम ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हैं जो बाहर पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब बॉक्स के अंदर अब कितने ऑब्जेक्ट रह गए, 50 नहीं रह गए, अब कितने रह गए, 49। तो 36 डिवाइडेड बाय 49, और
तीसरा उसने क्या बोला है, तीसरा फिर उसने बोला है कौन सा होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो अब हम जाएंगे डिफेक्टिव पे। अब सर डिफेक्टिव 14 नहीं रहे क्योंकि ऑलरेडी एक डिफेक्टिव अकर हो चुका है। जब एक डिफेक्टिव ऑलरेडी अकर हो चुका है तो अंदर कितने डिफेक्टिव रह गए, 13 डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जेक्ट अंदर कितने रह गए, 48। ये आंसर आ जाएगा बेटा। 14 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 49 मल्टीप्लाई बाय 13 डिवाइडेड बाय 48। क्लियर है बेटा ये। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। सही है, थोड़ी सी लंबी कहानी है क्वेश्चन नंबर 3 में। बेसिकली टेबल गिवन है, कोई खास चीज नहीं है। फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द साइज ऑफ द फार्म्स इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी बेसिक प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड सवाल है। सही बेटा, साइज दिया हुआ है और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डायरेक्ट दी हुई है। इस रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब है बेसिकली प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट दी हुई है। सही बेटा, तो प्रोबेबिलिटी हमें डायरेक्ट गिवन है, यानी हमें किसी को किसी से डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। सही है। अंडर 10 की प्रोबेबिलिटी दी हुई है 10 to 49, 50 to 99, 100 to 179, 280 to 259, 260 to 499, 500 to 999, 1000 to 1999 एंड 2000 एंड ओवर। ये सब की प्रोबेबिलिटीज दी हुई है रेंज की फॉर्म में। और आगे उसने लिखा हुआ है अ फार्म इज सेलेक्टेड एट रैंडम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द फार्म सेलेक्टेड हैज एटलीस्ट 500 एकर्स। एटलीस्ट 500 एकर्स का मतलब है 500 एंड मोर। 500 एंड मोर का मतलब मोर देन 500 हो गया। इसका मतलब है हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए मोर देन 500 की, इंक्लूडिंग 500 और मोर देन 500 की। तो बेटा हम इस टेबल पे जाएंगे और इस टेबल पे चेक करेंगे 500 एंड मोर की कहानी कहां से स्टार्ट हो रही है। तो हमारे पास ये बेटा सारे लिखे हुए इंटरवल्स दिए हुए 180 to 259, 260 to 499। यहां से हमारे पास 500 और 500 से ज्यादा की कहानी स्टार्ट हो रही है। तो इसका मतलब है 500 से ज्यादा में बेटा फिर हम कहां तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो हम ये भी सेलेक्ट करेंगे, ये भी उठाएंगे और ये भी उठाएंगे और इन तीनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अगर सर लेस देन 500 बोला होता तो इससे ऊपर वाले जितने हैं वो सब हम क्या कर देते, ऐड कर देते। अगर सर मोर देन 1000 बोला होता तो 1000 से लेकर आगे तक जाते। तो जो बोला हुआ है उस हिसाब से करेंगे। और ऐसे सवाल में बेटा डेटा रेंज की फॉर्म में, तो रिक्वायरमेंट भी एग्जैक्टली की नहीं देगा, वो रेंज की देगा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, लेस देन और मोर देन की देगा। तो इन तीनों को हम सिंपली ऐड कर देंगे 0.085 प्लस 0.040 प्लस 0.026। तो हमारे पास आंसर हो गया सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3 0.085 प्लस 0.040 प्लस 0.026। एक और बार चेक कर लेते हैं। 500 to 999 का 0.085 यानी 8.5%, 1000 अप टिल 99 0.040 यानी 4%, और 2000 एंड ओवर 0.026 विच इज 2.6%। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास चीज इसमें नहीं थी, पर ये आता है इस तरीके का। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेफरीज वाले सवाल तो हमने किए हुए हैं, ये अंपायर्स वाले सवाल है, आईसीसी वाले। हमने फुटबॉल वाले सवाल बहुत किए थे। ठीक है, तो हमारे पास आईसीसी कमेटी कंटेन्स 2 फ्रॉम बांग्लादेश, 3 फ्रॉम श्रीलंका, 3 फ्रॉम पाकिस्तान एंड 5 फ्रॉम India. We have constructed a subcommittee of 4 from this committee. What is the probability that committee constituted has no members of India? ऐसी कमेटी बनानी है जिसमें एक भी इंडिया का मेंबर नहीं होना चाहिए। हमें सेलेक्ट कितने लोग करने हैं, 4 लोग सेलेक्ट करने हैं। सवाल सिलेक्शन का मोर देन 1 सिलेक्शन है, सवाल में कुछ नहीं लिखा हुआ, विदाउट रिप्लेसमेंट का सवाल हो गया। नो मेंबर ऑफ इंडिया यानी नन या ऑल वाले सवाल में हमेशा क्या लगता है, कॉम्बिनेशनल प्रोबेबिलिटी, अगर सवाल विदाउट रिप्लेसमेंट का है। तो हमारे पास बेटा 2 बांग्लादेश के हैं, 3 श्रीलंका के हैं, 5, 3 पाकिस्तान के हैं, 8 और 5 इंडिया के हैं, 13। टोटल हमारे पास है 13 में से हमें 4 सेलेक्ट करने हैं। तो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है m/n। 13 हैं और 13 में से कितने सेलेक्ट करने हैं, 4, तो 13C4 हो गया। और उनमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं होना चाहिए।
इंडियन मेंबर नहीं होना चाहिए तो अदर देन इंडियन होने चाहिए। तो अदर देन इंडियन में हमारे पास हैं 2 पाकिस्तान, 2 बांग्लादेश के, 3 श्रीलंका के और 3 पाकिस्तान के। तो 3 2 5 एंड 3 8, टोटल 8 हैं और उन्हीं 8 में से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं, 4 करने हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8C4। इन 8C4 में इंडियन कोई भी नहीं होगा। क्लियर है बेटा ये चीज? तो 8C4 डिवाइडेड बाय 13C4। क्लियर? तो बेटा यहीं तक रखते हैं ये वीडियो, सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे ऑनवर्ड्स। प्रोबेबिलिटी के सवाल भी होंगे इसमें और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी होंगे। उम्मीद है आपको सवाल समझ आए होंगे। ऑब्वियसली बात है, हमने क्लास में तो बहुत सारी चीज़ें कर ली थी तो समझ आने चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।